जब आपने जापानीज एनिमे के किसी टॉप क्लास शो को देखा होगा, जब आपने एमसीयू की एंड गेम देखी थी और अब जब आपने स्नाइडर कट जस्टिस लीग देखी है, ऐसे में एज एन इंडियन माई सेल्फ मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इतने गजब के कंटेंट को देखने के बाद एक न एक बार तो आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि सुपर हीरोज और फिक्शन के इस समंदर के बीच आखिर हम इंडियंस कहाँ खड़े हैं। वर्ल्ड मैप के ऊपर जहाँ हमारे लेफ्ट में अमेरिका, मार्वल और डीसी जैसे कॉमिक जायंट्स का घर है, वहीं हमारे राइट में जापान और उसके एनिमे हर एक फैंडम को हिलाते जा रहे हैं। लेकिन बीच में खड़े हम और हमारा देश भारत कॉमिक्स और फिक्शन जैसे इन्फिनिटी पोटेंशियल से कोसों दूर है। और जब आप एज एन इंडियन बीच में खड़े होकर अपने चारों तरफ वंडर्स को घटते देख रहे हो, तो इताची उचिहा का वो कोट बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल लगता है। आखिर 2021 तक में भी इंडिया कोई मेजर कॉमिक बुक या फिर सुपर हीरो इनिशिएटिव को स्टार्ट क्यों नहीं कर पाया है? और एक बार ध्यान से सुनिए, मैंने कहा मेजर इनिशिएटिव को स्टार्ट नहीं कर पाया है। एंड विद दैट आई मीन कि हमारे पास अभी तक भी मार्वल, डीसी और एनिमे जैसा मेजर एंड इंटरनेशनल लेवल पर कुछ भी नहीं है। देखा जाए तो इस सवाल का जवाब अगर कोई ऐसा इंसान दे जो कि इंडियन प्रिंट मीडिया एंड कॉमिक जैसे इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा हो या फिर कर चुका हो, दिन इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। बट क्योंकि अभी मेरे ऐसे कोई कॉन्टेक्ट्स नहीं है, इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन कॉमिक्स जैसी कोई चीज एग्जिस्ट क्यों नहीं करती। थोड़े से गेसेस, अच्छी खासी रिसर्च और ढेर सारे पर्सनल ओपिनियंस के साथ मैंने कोशिश की है कि आज मैं लगभग हर एक उस मेजर पॉइंट को एक्सप्लेन करूं जो कि इंडियन कॉमिक्स को एग्जिस्ट करने से रोकते हैं। एंड विद दिस कॉन्टेक्स्ट लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। जल्दी से एक बार इंडियन कॉमिक्स की हिस्ट्री को देख लेते हैं। तो इंडियन कॉमिक्स की स्टार्ट मिड 1960s के जमाने में हुई थी, जब टाइम्स ऑफ इंडिया नाम के एक लीडिंग न्यूज़पेपर हाउस ने इंद्रजाल नाम की कॉमिक लाइन लॉन्च की थी। शुरुआत में तो इंडियन कॉमिक्स के अंदर कुछ ज्यादा इंडियन नहीं था। इंडियन कॉमिक्स के नाम पर वो सिर्फ पॉपुलर इंग्लिश टाइटल्स के इंडियन लैंग्वेज ट्रांसलेशंस थे। लेकिन कुछ ही सालों बाद यानी लेट 60s में अमर चित्र कथा की शुरुआत हुई, जिसमें ढेर सारा इंडियन कंटेंट था। और 60s के बाद 1970s में एक अटेम्प्ट ट्राई किया गया, जिसके पीछे जो सोल रीजन था वो था इंडियन कॉमिक्स को वेस्टर्न कॉमिक्स को राइवल करने लायक बनाना। बट ये अटेम्प्ट कुछ खास सफल नहीं हो पाया। और उसके बाद 1980s में थर्ड वेव ऑफ इंडियन कॉमिक बुक्स लॉन्च हुई और वो एरा एक तरह से इंडियन कॉमिक्स का गोल्डन एरा था। 1980s में ही रिलीज हुई टिंकल और चाचा चौधरी जैसे टाइटल्स बहुत पॉपुलर हुए और इसके बाद आगे आने वाले सालों में कई सारे पब्लिशिंग हाउसेस आए और गए, बट इनमें से कोई भी इंटरनेशनल लेवल्स पर एक सॉलिड बेस को एस्टेब्लिश नहीं कर पाया। और मेरे ख्याल से इसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि यहाँ शायद लोगों को इंस्पिरेशन और कॉपी के बीच का डिफरेंस ही नहीं पता। मेरी नजर में इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है मैं आपको जल्दी से बेसिक और सिंपल तरीके से बताता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि इस पूरी धरती के ऊपर सिर्फ दो ही देश हैं, एक है ए और दूसरा है बी। अब इन दोनों के बीच जो ए देश है उसने एक दिन बहुत ही अलग कुछ किया और उसने एक मूवी बनाई, जिस मूवी में स्पेस एडवेंचर और एलियंस जैसी चीजें थी। ए की बनाई वो मूवी उनके देश में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुई। फिर एक दिन बी देश के दो लोग ए देश के अंदर गए और उन दोनों ने वो मूवी देखी, जिसके बाद वो जब वापस अपने देश आए तो उन्होंने सोचा कि अब हम भी ऐसा ही कुछ बनाएंगे। इन दोनों में से एक का नाम था इंस्पिरेशन और दूसरे का नाम था कॉपी। ये दोनों जब अपने अपने घर पहुंचे तो इनमें से जो इंस्पिरेशन था उसने एक बोर्ड के ऊपर वो सारी चीजें लिखी जो उसने ए देश के अंदर उस मूवी में देखी थी। बोर्ड पे उसने लिखा स्पेस एडवेंचर, एलियंस और अर्थ। जिसके बाद वो बहुत दिनों तक सिर्फ ये सोचता रहा कि इन चीजों में वो क्या अलग ऐड कर सकता है। और कई दिनों तक सोचने के बाद उसने सिर्फ स्पेस एडवेंचर वाले पार्ट को तो रखा, लेकिन एलियंस और अर्थ वाले पार्ट को बदल दिया। उनकी जगह उसने ह्यूमंस और मार्स वाला कॉन्सेप्ट ऐड कर दिया। ए देश की मूवी में जहां एलियंस अर्थ पे हमला करते हैं, वही इंस्पिरेशन ने उसमें चेंज करके एक ऐसी कहानी बनाई जहां ह्यूमंस मार्स पे हमला करते हैं। और ऐसा करके उसने ए देश की मूवी से इंस्पायर होकर कुछ बहुत ही अलग बना डाला। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो कॉपी था उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने बस कुछ कैरेक्टर्स के नाम बदले, थोड़ा बहुत कहानी और उसके प्लॉट्स में चेंजेस किए और वही सेम स्टोरी सिर्फ एक नए टच के साथ फिर से लिख डाली। तो इन दोनों के इस एग्जाम्पल के एंड में जो कंक्लूजन निकला वो ये था कि जहाँ कॉपी का मतलब सिर्फ किसी चीज को जैसे के तैसा उठाकर चेप देना होता है, वही इंस्पिरेशन का मतलब किसी पहले से एग्जिस्टिंग चीज को पूरी तरह से बदलकर और उसके अंदर कुछ अपना नया ऐड करके कुछ अलग ही बनाना होता है। एंड सैडली इतिहास के पुराने इंडियन कॉमिक क्रिएटर्स और बॉलीवुड के मेकर्स में से बहुत सारे लोग कॉपी वाले पाथ पर ही चल रहे थे। बट नाउ फ्रॉम द लास्ट 5 और 6 इयर्स इंडियन क्रिएटर्स की एक नई वेव आई है जो कुछ बहुत ही अलग करना चाह रहे हैं। चाहे बात यूट्यूब की हो या फिर वेबटून्स की हो, बहुत सारे हिडन इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स अपना कैलिबर दिखा रहे हैं। एंड आई बिलीव कि ये न्यू वेव ऑफ क्रिएटर्स आगे चलकर कुछ बहुत ही अलग कर सकते हैं। बट ये चीज सुनने में जितनी एक्साइटिंग लग रही है ये असल में उतनी एक्साइटिंग है नहीं। रेदर देन एक्साइटिंग, हमारा ये प्रेजेंट हर एक नए और अलग कंटेंट क्रिएटर के लिए काफी चैलेंजिंग है। जरा इस बात के ऊपर ध्यान देना, हम यहाँ बात कर रहे हैं लीग से बिल्कुल अलग हटके चलने की। जहाँ इंडियन एंटरटेनमेंट का मेजोरिटी ऑफ पार्ट बॉलीवुड रोल करता है, वहाँ किसी के भी लिए कुछ भी नया ट्राई करने के लिए रिसोर्सेज थोड़े कम पड़ जाते हैं। और रिसोर्सेज से मेरा मतलब कंप्यूटर या इक्विपमेंट नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ मनी एंड सपोर्ट की। बॉलीवुड तो फिर भी एक पल को दूर है। नए क्रिएटर्स के लिए किसी इंडियन पब्लिशिंग
पब्लिशिंग हाउस को उनकी कॉमिक को पब्लिश करने के लिए तैयार करना एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क है। कॉमिक्स और सुपर हीरो फिक्शन के मामले में 2021 में भी हमारे मीडिया एंड पब्लिशिंग सेक्टर का हाल कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। अगर मुझे याद है तो मैंने कुछ 6 साल पहले लेवल 10 नाम की एक इंडियन कॉमिक कंपनी का नाम पहली बार सुना था। उस वक्त लेवल 10 के पास कुछ बहुत ही फैसिनेटिंग टाइटल्स थे एंड आई एम श्योर उनका कलेक्शन अब तो और भी बढ़ गया होगा। बट द पॉइंट हियर इज कि इतने सालों में मैंने लोगों के बीच तो छोड़ दो, इंटरनेट पे भी किसी नए एंड मेजर इंडियन कॉमिक पब्लिशर का नाम नहीं सुना है। और जब कोई पब्लिशिंग कंपनी ही नहीं होगी तो नए इंडियन क्रिएटर्स कहाँ जाएंगे? बिलीव मी और नॉट, लेकिन एक डिसेंट लेवल की कॉमिक को बनाने के लिए कई सारी चीजें लगती हैं और उन सारी चीजों के अंदर मनी एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और ऐसे ही रिसोर्सेज के ना होने की वजह से नए इंडियन क्रिएटर्स के लिए सिर्फ एक ही दरवाजा बचता है और वो है वेबटून्स का। वेबटून्स नाम का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ कई सारे इंडियन क्रिएटर्स अपनी अपनी कॉमिक बुक्स एंड मांगास को पब्लिश करते हैं। बट अगेन बात वहीं आ जाती है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन में से वो गिने चुने क्रिएटर्स हैं कितने और उन्हें पढ़ने वाले कितने हैं। इस वीडियो को जब मैं बना रहा था तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी पोस्ट की थी जिसमें मैंने ये बोला था कि अगर आप वेबटून्स के ऊपर कॉमिक्स या मांगास बनाते हैं तो मुझे आप अपनी वेबटून का नाम बताइए। पहले तो मैंने सोचा था कि मुझे बहुत सारे क्रिएटर्स के नाम सुनने को मिलेंगे, लेकिन एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से वो नंबर बहुत कम थे। बट जितने भी थे मैंने उन सबके मेन प्लॉट्स एंड समरीज को पढ़ने की कोशिश की और मैंने 10 ऐसी वेबटून्स को सिलेक्ट किया जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही यूनिक थी। उन 10 वेबटून्स के टाइटल्स के नाम आपको इस वक्त स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि आपको नए इंडियन कॉमिक क्रिएटर्स को सपोर्ट करना चाहिए देन प्लीज एक बार आप इन 10 के 10 वेबटून्स को जरूर चेक करना। और हाँ, मैं ये भी बता दूं कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बट फिर भी लेट मी टेल यू कि वेबटून्स एक फ्री वेबसाइट है जहां आप इन इंडियन क्रिएटर्स की कॉमिक्स और मांगास को फ्री में पढ़ सकते हैं। बट अब मैं जिस बारे में बात करने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बात और सच्चाई ये है कि इंडियन ऑडियंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा कॉमिक बुक्स और मांगा जैसे कंटेंट में इंटरेस्टेड नहीं है। अब आप बोलेंगे कि यार ये कैसी बात हुई? इंडियन ऑडियंस सुपर हीरो और एनिमे के मामले में तो बहुत एक्टिव है। तुमने एवेंजर्स और ड्रैगन बॉल का क्रेज नहीं देखा क्या इंडियंस के बीच? वेल देखिए, मैं इस बात को पूरी तरह से समझता हूँ, इसलिए मैंने ये नहीं कहा कि मेजोरिटी ऑफ इंडियन ऑडियंस कॉमिक बुक, मूवी या एनिमे शोज को पसंद नहीं करती। इस बात से मैं बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकता कि इंडिया में सुपर हीरोज और कुछ सिलेक्टेड एनिमेस का क्रेज बहुत ज्यादा है। बट यहाँ बात शोज या मूवीज की नहीं बल्कि कॉमिक्स और मांगास की है। जी हाँ, इन दोनों चीजों के अंदर बहुत फर्क है। अगर बात अप्रोच की जाए तो मूवीज एंड शोज एक विजुअल एलिमेंट होते हैं एंड कॉमिक एंड मांगा एक रीडिंग एलिमेंट है। और इन दोनों की अप्रोच किसी भी ऑडियंस को लेकर बहुत अलग हो सकती है। एक ऐसी ऑडियंस जिसने अपने शुरुआती वक्त से ही विजुअल के साथ साथ रीडिंग एलिमेंट्स को भी देखना और पढ़ना शुरू किया हो, उसके लिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत कम हो जाता है। ऐसी ऑडियंस इन दोनों को एक ही चीज के 2 एलिमेंट समझने लगती है और इन दोनों को ही अलग अलग एंजॉय भी करती है, जिसका एग्जाम्पल है जापानीज एंड अमेरिकन ऑडियंस। इन दोनों कंट्रीज की ऑडियंस के लिए मांगा या कॉमिक पढ़ना किसी मूवी को देखने से कोई अलग चीज नहीं है, बल्कि वहाँ तो लिटरली फैंस के कल्ट्स बने हुए हैं जिनके लिए कॉमिक एंड मांगा किसी भी मूवी या शो से सुपीरियर है। बट अगर हम यही सेम एक्सपेक्टेशंस इंडियंस के लिए रखेंगे तो हम कोई भी कनेक्शन बिल्ड नहीं कर पाएंगे। जरा यहाँ मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। माना यह जाता है कि कॉमिक एंड मांगा की जो कोर ऑडियंस है वो मेजरली यंगर लोगों से बनी है। ऑफ कोर्स इस बात के ऊपर कई डिस्कशंस हो सकते हैं कि नहीं यार, बच्चे और एडल्ट्स भी इन्हें पढ़ते हैं, बट हम यहाँ बात कर रहे हैं इंडिया की। अगर इंडियन ऑडियंस को टीनेजर्स, एडल्ट्स एंड मिडिल एज पर्संस के बीच में डिवाइड करें तो इनमें से जो सबसे पहला हिस्सा बाहर जाएगा वो है मिडिल एज पर्संस का। आप भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ एक एवरेज मिडिल एज पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ही फंसा रहता है, तो ऐसे में वो कॉमिक्स को तो क्या ही पढ़ेगा। इसके बाद बचते हैं टीनेजर्स एंड एडल्ट्स। अगर एक बार को सिर्फ इन दोनों एज ग्रुप्स के ऑडियंस को देखा जाए तो कुछ चांस नजर आता है, क्योंकि रिसेंटली पिछले कुछ सालों में कई सारे इंटरनेशनल पॉप कल्चर एलिमेंट्स मेन स्ट्रीम हुए हैं। फिर चाहे हिप हॉप हो या फिर गेमिंग हो, इंडियन ऑडियंस ने दोनों हाथ खोलकर इन जैसी चीजों का बहुत स्वागत किया है। बट अभी भी हमारी ऑडियंस इतनी प्रिपेयर्ड या फिर रेडी नहीं है कि वो किसी कॉमिक बुक पे पैसे खर्च करके उसे पढ़े और उसके बाद उसके हर एक लेटेस्ट इशू को खरीदे। इंडियन ऑडियंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा वॉचिंग एंड रीडिंग के बीच में वॉचिंग को ही प्रेफर करता है एंड मोस्टली फ्री वॉचिंग। लोग यहाँ कॉमिक या मांगा पढ़ने से ज्यादा उनके शो या मूवीज को देखना पसंद करेंगे और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है हमारे लोकल बुक स्टोर्स। अगर मैं अपनी खुद की बात करूँ तो मैंने अब तक की अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ 4 या 5 बार ही कोई ऐसे बड़े बुक स्टोर्स देखे हैं जहाँ कॉमिक या मांगा टाइटल्स बिकते हो। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि आप एक बात समझिए कि इंडिया एक बहुत ही चैलेंजिंग कंट्री है। हमारे यहाँ स्कूल से लेकर कॉलेज तक और उसके बाद जॉब्स तक हर जगह कई सारे चैलेंजेस हैं। अपना करियर सिलेक्ट करने से लेकर उस करियर में आगे बढ़ने तक हर जगह कंपटीशन है और जब पूरी सोसाइटी ही एक कंबाइंड कंपटीशन का पार्ट हो तो वहाँ इनोवेशन और क्रिएटिविटी के लिए जगह बहुत कम रह जाती है। पहली बात तो यहाँ ज्यादा लोग कॉमिक या फिर मांगा जैसी चीजों को बनाने में इंटरेस्टेड होते नहीं है और अगर कुछ लोग हिम्मत करके इन्हें एज अ करियर की तरह से स्टार्ट भी
करना चाहते हैं, देन सोसाइटी एंड फैमिली प्रेशर की वजह से उन्हें अपना ये पैथ छोड़ना पड़ता है। अगर आप भी एक कॉमिक क्रिएटर या फिर मांगा आर्टिस्ट बनना चाहते हैं और आपको लगता है कि आपके आसपास के ही लोग आपका साथ नहीं देते हैं और ऐसा करके वो आपके दुश्मन बन गए हैं, देन आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि अभी की हमारी करंट इंडियन सोसाइटी लीग से हटकर कुछ नया ट्राई करने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। एक तो आर्ट और एंटरटेनमेंट जैसी फील्ड में रिस्क और दूसरा हैवी इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम लोगों को इसमें काम करने से रोक देते हैं। हमारे यहाँ अभी ऐसा कोई इन्वायरमेंट नहीं है जो कि एक फुल फ्लेश्ड कॉमिक या फिर मांगा इंडस्ट्री को सपोर्ट कर पाए। पर क्या मुझे लगता है कि फ्यूचर में हालात सुधरेंगे? तो जी हाँ, मुझे इस बात पे पूरी तरह से यकीन है। देखिए, जैसे जैसे इंडियन ऑडियंस की नए जनरेशन के बीच पॉप कल्चर और क्वालिटी एंटरटेनमेंट को लेकर एक जेन्युइन भूख यानी डिमांड बढ़ रही है, आगे आने वाले सालों में यही डिमांड कई सारे अपकमिंग क्रिएटर्स को कुछ नया करने के लिए जरूर मोटिवेट करेगी। और इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में होममेड कॉमिक और सुपर हीरो कल्चर बनने से न सिर्फ फैंस का भला होगा बल्कि इससे इंडियन कल्चर और इंडियन इकोनॉमी को भी बहुत ग्रोथ मिलेगी। बट अभी के लिए इतना ही कहा जा सकता है कि शायद अभी और 5-10 सालों तक कोई भी इंडियन कॉमिक या सुपर हीरो मार्वल, डीसी या फिर मांगा के लेवल को अचीव नहीं कर पाएंगे। बट अगेन, फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल, इसीलिए अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। तो फाइनली आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। पिछले कई वीडियो से बहुत से लोग मुझे ये कह रहे थे कि भाई एक बड़ी लंबी और डिटेल्ड वीडियो बनाओ, इसीलिए आज की ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई। और अगर आप शुरू से लेकर अभी तक इस वीडियो पर बने हुए हैं, देन थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग सपोर्ट। तो बस जाने से पहले यही कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास इस वीडियो को लेकर आपका खुद का कोई ओपिनियन है तो उसे मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आई हो, देन प्लीज एक बार हिडन कैलिबर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में भी जरूर सोचिएगा। तो बस इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर बीइंग ऑसम।